अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान टू अमेरिका में शैला खान आपके साथ, कैपिटल टीवी वाशिंगटन से। जैसा कि इस प्रोग्राम के नाम से ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम में शामिल होंगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी खबरें, बातें होंगी दोनों मुल्कों की सियासत पर और हालात हाज़िरा पर। और इन सब पर अपना तज्ज़िया पेश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी वाशिंगटन अमेरिका के स्टूडियो से प्रोग्राम वाशिंगटन नाइट शो के एंकर आसिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में कलअदम तहरीक लब्बैक का जो मुरीद के में धरना है, उसको चौथा रोज़ है, जबकि सड़क का एक हिस्सा ट्रैफ़िक के आमद-ओ-रफ्त के लिए खुला है। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। टीएलपी के तर्जुमान सद्दाम बुखारी के मुताबिक इस वक़्त 2 टीमें हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही थीं। एक टीम इस्लामाबाद में, जो कि वज़ारत दाखिला से राब्ते में थी, और दूसरी टीम जो थी वो पंजाब में वज़ीर कानून से मामला तय कर रही थी। वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद ने इतवार को एक बयान में कहा था कि मंगल और बुध को टीएलपी के साथ तमाम मामलात हमारे तय पा जाएँगे। जबकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा था कि तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का मामला और इनके दूसरे मुतालबात को काबीना में ले जाया जाएगा। लेकिन टीएलपी के शुरा की जानिब से जारी किए गए एक बयान में कहा गया कि हुकूमत ने अभी तक मुआहदे की किसी शर्त पर अमल नहीं किया और मंगल की शाम इंतज़ार किया जा रहा है कि हुकूमत मुतालबात मानती है या फिर उसको आगे लेके जाया जाए, और वहाँ पे जो शरीक लोग हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करें या ना करें। बहरहाल, तहरीक लब्बैक ने अपने मुतालबात में इज़ाफ़ा किया और अब इनका एक बड़ा मुतालबा भी सामने आया कि जमात में आयद पाबंदी को, जो जमात है उसकी पाबंदी, उसमें जो पाबंदी लगाई गई है उसको ख़त्म किया जाए और क़यादत के नामों को इंतहाई ख़तरनाक अफ़राद की फ़हरिस्त से भी निकाला जाए। इमरान खान की अगर हम बात करें तो आज उनका इमरान खान की ज़ेर सदारत बनी गाला में इजलास हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वफ़ाक़ी वज़ीर उमूर नूरुल हक कादरी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी शरीक हुए। फैसला ये किया गया कि टीपीएल जो है उसको किसी भी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। इजलास में क्या तय पाया, मज़ीद हम जानेंगे। हमारे इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वो हैं सरदार अवैस। सरदार, हमें बताइएगा कि वहाँ की जो सिचुएशन है इस वक़्त क्या है? बहुत शुक्रिया शैला, आपका आपने वक़्त दिया। यहाँ की जो सिचुएशन है, आपसे आपसे प्रोग्राम में लाइव आने से थोड़ी देर कबल जो टीएलपी में हमारे ज़राए हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत का जो आज का इजलास था उसमें इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से ये हदायत की है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक हमें पता चला कि किसी भी किस्म की जो मज़हबी जमात है, कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, उसको रियायत आपने नहीं देनी उन्होंने किसी भी किस्म का। और जहाँ तक उनका जो मुतालबा है फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का, तो पाकिस्तान में तो पहले से ही फ्रांस का सफ़ीर मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो सफ़ीर के फ़राइज़ वो नाज़िमुल अमूर जो हैं वो अंजाम दे रही हैं। तो इस हवाले से फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज इजलास किया और शेख रशीद जो वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला हैं, उनको कहा कि कोई भी ऐसा मुतालबा ना माना जाए कि जिससे ये तासुर जाए कि हुकूमत जो है उसकी रिट कमज़ोर है या वो धरने के क़यादत या मुज़ाहिरीन के आगे हथियार डाल चुकी है। तो अभी हमारे जो मुज़ाहिरीन है जो कि मुरीद के में उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, मुरीद के जो लाहौर से चंद फासले पर है, चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो वहीं पे आपको याद होगा कि काला शाह काकू में इनकी झड़प हुई और जहाँ पर इनकी शहादतें भी हुई। तो जब वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला दुबई से हंगामी तौर पर वापस पाकिस्तान आए, वो मैच देखने के सिलसिले में गए हुए थे, तो उन्होंने फिर वफ़ाक़ी वज़ीर मज़हबी उमूर के हमरा नूरुल हक कादरी साहब के हमरा उनसे मुज़ाकरात किए। जेल में वो जो कैद हैं, उनके नज़रबंद चेयरमैन सरबराह हैं साद हुसैन रिज़वी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। उसमें फिर बाकायदा क़यादत से ये तय पाया कि मंगल तक की हमें डेडलाइन दी जाए, आपके जितने भी मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाएँगे। और फिर क़यादत ने ये कहा था कि अगर मंगल की रात तक, शब तक हमारे अगर मुतालबात मंज़ूर नहीं किए जाते तो फिर हम फैज़ाबाद, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। तो हमारे ज़राए के मुताबिक जैसे आपने बताया, अब तक की खबरें ये हैं कि साद हुसैन रिज़वी को रिहा करना, फिर इनके कारकुनान पर जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको जो है वो रिमूव करना, इसके अलावा जो भी केसेस थे क़यादत के ऊपर से वो ख़त्म करना, और फिर एक ये भी इत्तला आई है जो सीसी को लाहौर हैं उन पर मुकदमा जो दर्ज करने का मुतालबा किया गया था
तहरीक लब्बैक की जानिब से, उस पर भी आमादी का इज़हार किया था हुकूमत ने। लेकिन जो डेडलॉक अब तक बरकरार है हुकूमत में और टीएलपी की क़यादत में, वो है फ्रांसीसी सफ़ीर के हवाले से कि उनको मुल्क बदर किया जाए और सिफारत खाने से निकाला जाए। इस पर हुकूमत ने किसी भी किस्म की लचक अब तक नहीं दिखाई और अब जो हमारी टीएलपी की क़यादत से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सुबह जो है वो टीएलपी के जो धरने के मुज़ाहिरीन वो इस्लामाबाद के लिए एक बार फिर रवाना होंगे और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन है लाहौर, उनके दफ्तर में तमाम जो पुलिस स्टेशंस हैं लाहौर के, उनकी जानिब से 200 से 250 जो पुलिस मोबाइल्स हैं वो वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं और एक बार फिर जो रास्ते आज खोले गए थे लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते, उन्हें एक बार फिर जो है वो बंद कर दिया गया और मुज़ाहिरीन की जानिब से हुँ। बाकायदा क़यादत की जानिब से ये एलानिया वीडियो हमारे पास मौजूद अभी आई है, जिसमें बताया गया है कि हम हुँ। सुबह जो है वो इस्लामाबाद, फैज़ाबाद के लिए रवाना होंगे। यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि फैज़ाबाद जो मकाम इन्होंने मुंतखब किया धरने के लिए, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम है, वहाँ पर आज सुबह से अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान का धरना जारी है। हुँ। पूरे पाकिस्तान से जो ताजिरान थे वो फैज़ाबाद आए हैं। आपसे थोड़ी देर पहले जो हुँ। एक्सप्रेस वे थी इस्लामाबाद रावलपिंडी की, जो कि ट्रैफ़िक के लिए आमद-ओ-रफ्त के लिए बहाल थी, उसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। वहाँ पर तकारीर का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो टीएलपी की धरने से उन मुज़ाहिरीन के आने से पहले जो फैज़ाबाद शहर है वो एक बार फिर जाम है और इस वक़्त जो आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की हड़ताल पूरे पाकिस्तान में जारी है, उसकी जो क़यादत है वो पूरे पाकिस्तान से जितने भी ताजिरान हैं, वो इस वक़्त हुँ। फैज़ाबाद में मौजूद हैं। तो एक धरना जो है पहले से यहाँ पर शुरू है और अब यहाँ पर जो है वो हुकूमत के लिए और सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लिए बड़ा कठिन मरहला है। ये है कि पहले से एक धरना जारी है और फिर टीएलपी की जो क़यादत है अगर वो भी कल आ अच्छा जाती है, तो अवैस फिर शहर इक़्तिदार जो है, आप ये समझ लें कि अवैस भाई अवैस मैं अवैस मैं मैं ये थोड़ी-सी भी बात बताइए कर पूछना चाह रही थी, आपका तज्ज़िया क्या कहता है? क्योंकि जिस वक़्त अभी आप सवाल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर इस वक़्त जो गवर्नमेंट में वुज़रा हैं, वो इमरान खान को यही कह रहे हैं कि जी इनके साथ नरमी की जाए। नरमी की जाए और नरमी की जाए, जबकि ये सख्ती का जो लफ्ज़ आया, ये इमरान खान ने खुद और उसके बाद जब आपने देखा कि एक टीम बनी हुई थी, ये उसकी बात हुई थी। लेकिन जितने भी वुज़रा क्यों ये बात कर रहे हैं कि ये जो धरना है या यहाँ के जो लोग हैं, उनको डील किया जाए, तो बड़ी नरमी से किया जाए? देखें, मैं ये कहूँगा कि तहरीक-ए-तालिबान को कहीं सॉरी तहरीक-ए-लब्बैक को जो है वो कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से कोई न कोई सपोर्ट कर रहा है। वरना इस तरीके से लोग नहीं निकलते, इस तरीके से मुनज़्ज़म जलसे-जुलूस जब तक कि आपके पीठ पे किसी का हाथ नहीं हो, नहीं होता है। हुँ। हमने सरदार साहब से बहुत सारे सवाल किए थे, लेकिन उनकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो दोबारा आ गए। लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ तो सरदार साहब के पास दोबारा चलते हैं कि हमने देखा कि माज़ी में भी जो है वो जलसे-जुलूस कराए गए हैं, तहरीक-ए-लब्बैक ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ जलसे-जुलूसों पर जो है मुख्तलिफ़ लोगों का हाथ था, उनकी पीठ थपथपाने के लिए लोग मौजूद थे, तभी वो कामयाब हुए। और आज हमने ये देखा कि ख़ास मख़सूद तादाद में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप चंद हज़ार लोग जो हैं वो पूरी की पूरी स्टेट को जो चैलेंज कर दें और हम दुबक के घर में बैठ जाएँ। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी रोडें खोद दी गई हैं, 100-100 कंटेनर इस्लामाबाद में लाके लगाए जा रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हम सरदार साहब से पूछते हैं, सरदार साहब वापस आ गए कि आप बताएँ कि आखिर ऐसा माज़ी में भी हमने देखा कि इनके पीछे कुछ लोगों का हाथ था, अभी आप क्या समझते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें आसिम साहब, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम माज़ी को देखते हैं तो बिल्कुल ऐसी लोगों को नादीदा कुव्वतों की सपोर्ट रही है। अगर आपको याद हो, थोड़ा-सा माज़ी में जाएँ, जब नवाज़ शरीफ साहब का दौरे हुकूमत था, तो तब भी यही अनासिर, यही टीएलपी के जो कारकुनान थे, ये फैज़ाबाद में आके बैठ गए और यहाँ पर फिर किस तरह से शहर को जैम किया गया और जो मुतालबात हुकूमत से किए गए, वो सबके सामने हैं। और एक बार फिर ये जो है आप देखें फिर कि ये धरना यकदम से जो है ठीक उनकी डेडलाइन थी। लेकिन अगर हम देखें जो इनका मुतालबा था वो ये था कि एक तो साद रिज़वी को रिहा किया जाए, चूँकि उनका कोर्ट ने ऑर्डर भी कर दिया था कि आप रिहाई करें। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दे दिया तो फिर कौन से ऐसे अनासिर हैं या कौन-सा ऐसे दरमियान में आपकी रुकावटें आ रही हैं जब कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि एक बंदे को रिहा किया जाए, तो फिर क्या चीज़ आपको रोक रही है कि आप रिहा नहीं करते? गो के अगर कोई आम इश्यू हो, कोई आम शहरी हो तो उसे समझ में आता है आप ताख़ीर कर दें उसकी रिहाई में। लेकिन जब इतना बड़ा ये आप समझें कि हाइप क्रिएट की हुई है पूरे मुल्क को ब्लॉक करने की तरफ, आप देखें कि अब तक जो शहादतें हैं उनका फ़िगर 7 को पहुँच गया है। फिर उसके अलावा लाहौर शहर में जिस तरह से अफ़रा-तफ़री है, फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जिस
तरह से अफरा-तफरी फैलाई गई है। तो इस सिनेरियो में आप अगर वहीं से मामलात टीएलपी के साथ आप लाहौर निकलने से पहले ही हुकूमत को चाहिए था आप तय कर लेते। अगर अब आप उनकी रिहाई पे भी रज़ामंद हो चुके हैं, उन पर मुकदमात खारिज करने के हवाले से भी आप रज़ामंद हो चुके हैं, तो अगर आप ये सब कुछ उस वक़्त कर देते, पुलिस की जानें भी बच जाती। इसमें टीएलपी के जो शुहदा हैं, टीएलपी की जो हलाकतें हुई हैं, उनकी भी जानें जो हैं वो महफूज़ रहती। लेकिन तो ये गैर सरदार साहब, ज़िम्मेदारी का मैं समझता हूँ हुकूमत की जानिब से सरदार, मुज़ाहिरा किया गया और अब भी यही अगर बंदा सोचे-समझे तो यही सवालात उठते हैं कि अब भी इनके पीछे कहीं न कहीं लेकिन इनकी सरदार डोरें साहब, जो हैं वो कहीं और मेरी आवाज़ जी, आसिम साहब पूछना मैं आपसे ये चाह रही हूँ कि आखिर आपका तज्ज़िया क्या कहता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि जो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब क्या होने वाला है? ऊँट किस करवट बैठेगा? कुछ हो सकेगा? देखें, माज़ी में भी हमने यही देखा कि इस किस्म की तंज़ीमों के ऊपर जो है कहीं न कहीं किसी का हाथ होता है। कोई हुँ, थपथपाता है, उसकी वजह से इनको जो है वो फ्यूल मिलता है और फ्यूल मिलने के बाद ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। रियासत को इस तरह के तरीके से चैलेंज करना आसान नहीं होता। तो कहीं न कहीं हमने देखा कि जब आईएसआई के चीफ़ का वो हुआ और उसके बाद एकदम जो है वो दोनों पेज पे रहने वाले आर्मी और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसमें हुँ, इख्तलाफात हुए। तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू हुई और अब देखें कहाँ पर आके ख़त्म हुआ है। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कहा है कि जनाब नहीं, वो जो है आपने इनके साथ सख्ती से निपटना है। सख्ती हुँ, से कौन निपटेगा? जो सामने बैठे थे उन्होंने भी एक वक़्त में इसी जमात को प्रमोट किया था। हुँ, हज़ार-हज़ार के नोट कहीं न कहीं तो किसी ने दिए थे इनको। तो जो बाहर लोग बैठे हुए हैं वो बहुत सारी चीज़ें बगैर किसी कॉमा और फुल स्टॉप के कह देते हैं जो कि कुछ लोगों को नाराज़ होती है। पाकिस्तान के हुँ, अंदर का मीडिया जो है वो बिल्कुल इस वक़्त कंट्रोल्ड है, जो इस हुँ, तरह की बातें नहीं करता। कोई खुद भी नहीं करता कि क्या ज़रूरत है मुसीबत में पड़ने की। अब तो ये वक़्त आ गया है कि कोई रोकता भी नहीं है तो लोग खुद ही नहीं करते। तो हुँ। मैं तो यही कहूँगा कि आप आज नहीं, कल नहीं, आने वाले कल में या इससे पहले भी अगर आप इन लोगों को सख्ती से निपटते तो आज पाकिस्तान का ये हशर नहीं होता। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ जा रही है, दुनिया को पता है। पाकिस्तान में लेकिन गुर्बत आसिम साहब कहाँ है। एक बात ये भी होती है अगर इमरान खान इस सख्ती से निमट लेते, फिर कोई और मसाइल हो जाते, खून-खराबा हो जाता, लोग मर जाते, जैसे कि अभी लाहौर में देखा आपने कि क्या कुछ हुआ, बहुत सारे अफ़राद मरे भी हैं, अरेस्ट भी हुए हैं, इसमें पुलिस वाले भी मरे। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर तो ये इसी तरीके से रोकते हैं, ज़ाहिर है रोकेंगे, रेज़िस्ट तो करेंगे ना वो लोग। अगर खून-खराबा होता है तो फिर भी बात वही आती है कि जी बड़ी नरमी से हैंडल करना चाहिए था, इनकी स्ट्रैटेजी कुछ नहीं थी और ये करना चाहिए था, तब भी यही बातें होती। मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि एक इतना बड़ा जलसा जो है, एक कितने लोग पहले भी धरने में लोग ठहरते थे, तो उनका खाना-पीना और दूसरे जो काम हैं, वो सारे होते थे और कोई ना कोई करता था। अगर ये धरने की इजाज़त दे दें और हुँ। कंट्रोल रखें कि कोई ऐसी चीज़ वहाँ खाने-पीने की नहीं जाए, तो 2 दिन के बाद धरना ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगा। अब ये लोग बात सवाल है कि करेगा कौन ये? इतने बड़े मॉब नहीं इतने करेगा सारे नहीं, लोग इसके पीछे यकीनन इसके पीछे देखें ये चाहते ही नहीं कुछ करना, ये चाहते हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ इसी किस्म की प्रॉब्लम लगी रहे और अच्छा। पाकिस्तान इसी तरह से चलता रहे क्योंकि हुँ, कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे ही चलेगा पाकिस्तान। कुछ होने वाला नहीं है। आपका तज्ज़िया और तजुर्बा ये कहता है कि कुछ नहीं होने कुछ वाला नहीं है। होने वाला, कुछ नहीं अच्छा, होने वाला, ये ऐसे ही लेकिन चलेगा। लेकिन कराची में बहुत कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची बहाली केस की समाअत के दौरान शहर को के जो नस्ला टावर था, उसे 1 हफ्ते के अंदर मुस्मार करने का हतमी अहकामात जारी किए और आसिम साहब जिसके बाद आला हुकूमती एहलकारों के इजलास में 11 मंजिला इमारत को तकरीबन 14 या 15 के करीब जाती है ये, बेसमेंट वगैरह मिला के, उसको कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग से गिराने के तरीके पर मुशावरत हुई है। अच्छा, दूसरी जानिब अदालती हुक्म पर नस्ला टावर की बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस जो थे वो मुनक़ता किए हैं। ये 15 मंजिल जैसा कि मैंने कहा कि ये 15 मंजिल की टावर है। 44 फ्लैट्स हैं, 14 जो है वो किराए पे गए हुए हैं, मकीनों ने खाली करना शुरू कर दिया है। पीर को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होने वाले जो समाअत थी उसमें चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा था कि अदालती जो अहकामात है उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है? देखें कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग मुमकिन है? मुमकिन है, आप उड़ा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के आस-पास जो सुप्रीम कोर्ट के कराची के अंदर जो है वो भी पार्किंग नाले पे सुना है बनी हुई है। तो हुँ, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो इक़दामात दे रहा है ना, वो हुँ, एक बाज़ जगह अफ़सोस भी होता है, शर्म भी आती है कि ये हुँ, किस किस्म के जजेस हैं कि
हम समंदर के अंदर हुँ, के एक हिस्सा खुश्क करके हुँ, फेज़ 8 एक्सटेंशन बना लेते हैं। और जब ठीक है। पूछा जाता है वफाकी वज़ीर डेवलपमेंट से, हाँ, असद उमर से कि आप इसको एंडोर्स करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का। मैं नहीं जानता, मैं कोई कमर्शियल एडवाइज़र नहीं हूँ आपका। कल को हुँ, वहाँ पे इन्वेस्ट होती है मिलियंस ऑफ डॉलर की और हुँ, उसके हुँ, बाद सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खड़े होते हैं और कहते हैं ये जो समंदर का हिस्सा है, ये आपने हुँ, कैसे खुश करके इस पे बिल्डिंग बना ली है, गिराएँ जी, इसको। तो ये बेशर्मी, बेहिसी, बेगैरती मतलब मैं बोलता हूँ कि जो कहा जाए वो कम है। हमारे यहाँ हर जगह रियासत के अंदर रियासत चल रही है। हुँ, हर शख्स का अपने डोमेन से बाहर निकल के काम करने वाले हैं, चाहे वो सुप्रीम हुँ, कोर्ट के जज हों, चाहे हुँ, वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हों, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, कोई भी है, हर शख्स अपने डोमेन से बाहर निकल रहा है। किसी को कोई बैठ के पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा कि यार हुँ, इन इस दौरान कुछ ऐसे फैसले कर दें, कुछ हुँ, ऐसे कानून बना दें, जिसपे हुँ। इम्प्लीमेंट हों, लेकिन आप देख लीजिएगा कि नेशनल टावर को गिरा दिया जाएगा, फिर कहीं हुँ। नाजायज़ तजावुज़ात होगी। ये घर की अब खेती आप मुझे बताइए कैसे गिरेगा? मैं आपको बताती हूँ नहीं, वो एक्सपर्ट बम से गिरा सकते हैं, यहाँ पे नहीं, भी नहीं, नहीं, गिराएँ। एक्सपर्ट आपको मैं एक्सपर्ट बताती हूँ क्या कहते हैं, नस्ला टावर को गिराने के मामले में डॉक्टर राफ़ेज़ सिद्दीकी हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि धमाका ख़ेज़ मवाद को बीम, पिलर, सलीब के साथ नस्ब किया जाता है, धमाका ख़ेज़ मवाद तरतीब के साथ फाड़ा जाता है, बिल्डिंग को एक्सप्लोड नहीं इम्प्लोड किया जाता है, इम्प्लोड से बिल्डिंग सीधे नीचे आके गिरती है, इम्प्लोडिंग करते वक़्त शावर जो होता है उसके आस-पास लगना चाहिए और ये सहूलत पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान का वाहिद इदारा जिसके पास धमाका करने का तजर्बा है, वो भी शहरी इलाके का नहीं है। नस्ला टावर को मिस्मार करने के लिए बाहर से मदद लेना पड़ेगी। अब मुझे ये बताइए कि ये इतना वो बड़ा कौम काम है शैला, ये कौम वो है, ये हुँ, हुकूमत वो हुकूमत है, जो कि करप्शन को करप्शन साबित करने के लिए हुँ, मिलियंस ऑफ डॉलर को हासिल करने के लिए, पाकिस्तान लाने के लिए हुँ, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देती है। यानी उस रकम से ज़्यादा खर्च कर देती है, जो रकम उन्हें हासिल करनी पड़ती है। हुँ, इनको शर्म आनी चाहिए, जैसा कि इस्लामाबाद में बहुत सारे टावर जो हैं वो रेगुलराइज़ किए हैं। बनी हुँ, गाला आप उसको कानूनी हैसियत दी है। तो ये हुँ, नफ़रत की बुनियाद है। मैं सिर्फ़ इसे आर्मी और दूसरे लोगों को ये जो इन्होंने सर चढ़ा के सुप्रीम कोर्ट के और मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट के जज की भी वीडियो बनी हुई होगी। कहीं न कहीं वो भी वीडियो निकाली पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह वीडियो बनी हुई है। तो इनको अच्छा, शर्म आनी चाहिए थोड़ी-सी हुँ, कि आपने गरीबों के घर भी तोड़ दिए। जब हुँ, आपको एक टावर तोड़ने के लिए आप ऐसा करें उसपे 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगा दें और हाँ। ले लें भाई किसी के काम ही आ जाएगा आसिफ गरीब के। साहब ये एक लेकिन ये टावर नहीं है। बेशर्म लोग नहीं मानेंगे इससे। ये आसिफ सिर्फ़ साहब ये एक टावर नहीं है। आपकी इमारत के मकीनों ने जब अदालत से रुजू किया और उनको जवाब ये मिला कि नहीं आपका तोड़ा जाएगा, तो उन्होंने शार फैसल पे कायम 3 दर्जन से ज़ायद ऐसी इमारतों की निशानदेही कर डाली है जिनकी लीज़ नहीं हुई हुई है। क्या 3 दर्जन अरे इमारतें लीज़ इसी तरह छोड़ें से होंगी? हमारे हमारे यहाँ शार फैसल के दोनों तरफ हुँ, एक तरफ कारसाज़ है, एक तरफ नेवी का वो है, दोनों हुँ, तरफ आर्म्ड फोर्सेस के इलाके हैं। हुँ, हुँ, दोनों तरफ बिलबोर्ड्स लगे हुए हैं। बिलबोर्ड्स के पैसे कहाँ जाते हैं? हुँ, कराची को नहीं मिलते, वो जाते हुँ, हैं किसी और घरों में, वो किसी और खाते में जाते हैं। हुँ, ये पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट्स के जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, शायद हुँ, दुनिया में नहीं होती हैं। ये तज़लील है, ये आप जब जब वो बन रहे थे, जब हुँ, 16-16 एजेंसी से 16-16 क्या कहते हैं जो इदारे हैं, सिंध हुँ, गवर्नमेंट के, उनसे एनओसीज़ लेके ये बिल्कुल, 11-11, 10-10, 15-15 मंजिला इमारत बन रही थी, तो ये हाँ, उल्लू के पट्टे मर गए थे क्या? हुँ, ये आर्मी के जो सो कॉल्ड जो हुकूमत चला रहे हैं इस वक़्त जो पपेट हुँ, वज़ीर-ए-आज़म रख के, हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, ये हुँ, अपना काम तो कर दें, ये हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। इनका अदालत सिस्टम क्या है? इन्होंने आज तक कितने लॉयर्स को सज़ाएँ दी हैं, जो कि बदमाशी करते फिर रहे होते हैं। ये बेगैरती की उस सतह पे चले गए हैं, जहाँ से इनको नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। मैं तो सिर्फ़ इतना ही कहूँगा आपको। अच्छा, अब एक और बात मैं पूछ लेती हूँ आपसे। पाकिस्तान ने इस बार को आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 की इब्तिदाई और अहम मैच में रिवायती हरीफ भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देकर रिकॉर्ड साज़ फतह हासिल की। सब खुश हुए, ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी हैं तो वो तो खुश होंगे। लेकिन ये फतह इस लिहाज से भी बड़ी अहम थी कि इससे पहले पाकिस्तान की किसी भी वर्ल्ड कप का कोई भी मैच भारत से नहीं जीत पाया था और गुज़िश्ता 12 मैचेज़ में मुसलसल शिकस्त का सामना भी करना पड़ा
पड़ा था और इस मैच में जो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे उन्होंने बेहतरीन खेल का मुज़ाहरा करते हुए भारत को हर फील्ड में आउट क्लास किया, जिसका एतराफ़ खुद भारतीय कैप्टन विराट कोहली ने भी किया। अच्छा, जहाँ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया, सोशल मीडिया पे दादो-तहसीन हासिल की, वहीं भारतीय खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाया गया, जो कि अमूमन किया जाता है। हमारे मुल्क में भी यही होता है कि अगर वो जीत जाएँ तो ठीक है, नहीं तो फिर तनकीद। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद हुआ ये कि भारत में सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम में जो शामिल मुसलमान खिलाड़ी थे मोहम्मद शामी, उनको तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया और गद्दार भी कहा, क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि 3.5 ओवर्स उन्होंने 11 के करीब 11 की औसत से 43 रन दिए थे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने ये हुआ कि मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी भी पाकिस्तान की फ़तह और भारतीय शिकस्त पर खुशी से झूमते रहे। उनकी आप कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़तह का जश्न वो मनाते रहे। उसकी वीडियो वायरल हुई, कई सड़कों पे आतिशबाज़ी हो रही है, कई नारे लगाए जा रहे हैं। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की लड़कियाँ झूम-झूम कर पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे लगा रही थी। आसिम साहब, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि भारतीय पंजाब की तालीमी इदारों में भी कश्मीरी तलबा को मारा-पीटा गया। ऑब्वियसली वहाँ पर भी उन्होंने नारे लगाए थे। अगर पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा नहीं लड़ रहा, जिस तरह के बताया जाता है बकौल अपोजिशन जमातों के कि कश्मीर और कश्मीरियों का इमरान खान ने मोदी के हाथों सौदा कर दिया है, तो अगर तो ऐसा ही सब कुछ किया जा रहा है, तो फिर ये सब कुछ क्या है? वहाँ के लोग क्यों पाकिस्तान के लिए इतना प्यार जताते हैं या वो प्यार चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट करें वो? क्यों ऐसा है फिर? लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपने। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर जो कुछ इंडियंस जो हैं, जो कि लाखों में भी हो सकते हैं, करोड़ों में भी हो सकते हैं, वो शिद्दत पसंद है। शिद्दत पसंद जैसे हमारे मुसलमान होते हैं, वैसी शिद्दत पसंद हिंदू होते हैं, जो कि हर तरह से सिर्फ नफ़रत फैला रहे होते हैं। उनको नफ़रत के अलावा कुछ नहीं सूझता। यही वजह है कि लंदन में कुछ लोग जो हैं, हिंदू जो हैं, जो कि मोदी के साथ के हैं या उस ग्रुप के हैं, तो वो कह रहे थे पाकिस्तान का बायकॉट करो, पाकिस्तान का ये करो, पाकिस्तान का वो करो, और उसको यहाँ पे जो पढ़े-लिखे हिंदू हैं, उन्होंने इसको अच्छा नहीं समझा और बाकायदा इसके खिलाफ एक मुहिम भी चलाई, जिसकी वजह से है कि आप हमारे यहाँ देख लें, अभी भी लोग एज़ ए कम्युनिटी ही रह रहे हैं, उनको चलने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की साथ जो क्रिकेट में हमेशा कई अरसों से इंडिया जो है ना, पाकिस्तानी प्लेयर्स की, पाकिस्तान की तज़लील कर रहा था। उनके लोग, उनका मीडिया, उनके प्लेयर्स जो खुल के सामने आए थे और वो पाकिस्तान को खुल के जो है तनकीद का निशाना बना रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये शायद अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग कह लें पाकिस्तान की टीम पे, कि ये वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान एक ऐसी गन की तरह है, पुरानी गन की तरह है कि चल गई तो सही है, नहीं चली तो कोई बात नहीं। तो इसको वो चलाने वाला कहते हैं भी चले घबरा तो रहा, चाँद तक, ना चले तो शाम तक, वो वाला मुझे लगता है। नहीं, इसको चलाने वाला भी घबरा रहा होता है कि कहीं हाथ में ना फट जाओ, जो सामने खड़ा हुआ है वो भी डर रहा होता है कि ये चल के मेरे को गोली ना लग जाए। अच्छा, तो सही। अल्लाह ताला ने जो ये इंडिया को जो बस। शिकस्त दी, इसका रिकॉर्ड भी कोई नहीं तोड़ सकता। ये वो शिकस्त है जो रहती दुनिया तक, जब तक क्रिकेट है दुनिया में, इसका रिकॉर्ड पाकिस्तान का नाम कोई नहीं हटा सकता। कोई भी सही, आएगा तो दूसरे नंबर पर आएगा, पहले नंबर पे पाकिस्तान ही होगा, नंबर सही। 1। नंबर ठीक 2 है। के जिस तरीके से खुशियाँ मनाते हैं, ये हमेशा से होता है कि कुछ लोग पाकिस्तान को पसंद करते हैं इंडिया के अंदर, वो मनाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे अजीब-सी लगती हैं कि खाली-बिली उन बेचारों को तकलीफ़ दे रहे हैं जो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ किया तो है नहीं कश्मीर के ज़ाहिर। लिए। उन्होंने तो वो पूरा का पूरा किस्सा ही ख़त्म कर दिया है। वो बोलते हैं तुम्हारा कश्मीर है, बस तुम जानो, तुम्हारा काम तो मैं जाने। वही पूछना चाह रही थी, अगर कश्मीरियों को मैं कुछ आपको ये मिला बता रहा हूँ कि हुँ, मुझे एक बात बताएँ, वहाँ हुँ, आटा, दाल, चीनी, ये इनकी शॉर्टेज हो रही है दुकान पे। ये हुँ। कौन-सी दुकान है जहाँ पे आतिशबाज़ी का सामान मिल गया और लोगों ने खरीद के आतिशबाज़ी चलानी शुरू कर दी? भई बाकायदा वीडियोज़ हैं श्रीनगर की। अब अब यही है ना कि हम लोग तकलीफ़ देते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, मेरा ख़्याल है कि इसको टॉपिक को यहीं वो करें, क्योंकि मैं नहीं समझता कि कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो हैं वो यस दबे लफ्ज़ों में बिल्कुल पाकिस्तान ज़िंदाबाद शायद आज भी कहते हों, लेकिन हुँ, पाकिस्तान ने उनके साथ जो किया है, मैं नहीं हुँ, समझता कि मतलब जब उनको कभी आज नहीं तो 20 साल बाद या 50 साल बाद पता लगेगा हुँ, हाँ, कि पाकिस्तान ने बिल्कुल उनके ऊपर से हाथ उठा लिया है और वो हुँ, अपना चूरन बेच रहे हैं, जो कि हुँ, पूरी दुनिया में मौजूद कश्मीरी रहनुमा हैं, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड कश्मीरी रहनुमा समझते हैं।
वो ये 10 लोग जमा नहीं कर सकते कश्मीर के अंदर, चाहे सॉरी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज कश्मीरी हैं, ये अब 10 लोग जमा नहीं कर सकते। इनका अब लास्ट मेरा ख्याल है 1 साल में जितने जल्द से जुलूस निकले आप देख लें कितने कश्मीरियों ने उनका साथ दिया है। तो ये बस एक चूरन है जो थोड़ा अरसे और बिकेगा, फिर भूल जाएंगे और कश्मीर जो पाकिस्तान का कश्मीर है, पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाएगा थोड़े अरसे बाद, जो कि मुशर्रफ की वो थी कोशिश, जो कि इमरान खान ने पूरी कर दी। तो आगे चलें। जी। आखिरी सवाल बस आपसे मैं ये करूँगी कि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ, डॉलर के मुकाबले में रुपए की तारीखी बेकदरी की 22 यकूम नवंबर से क्या होने वाला है? पेट्रोलियम मसनूआत में एक मर्तबा फिर इज़ाफ़ा, और ये हो रहा है यकूम नवंबर से। पेट्रोल ₹8 बढ़ा है, हाई स्पीड डीज़ल ₹9, मिट्टी के तेल ₹7, लाइट डीज़ल की कीमत ₹6। मुझे सिर्फ़ इतना बता दीजिए कि इमरान खान तो महँगाई कंट्रोल नहीं कर सके, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर यही सिचुएशन इस वक़्त मुस्लिम लीग नून की होती या पीपल्स पार्टी इस वक़्त गवर्नमेंट में होती, तो क्या वो ये महँगाई जो कि कोविड के बाद है या जो भी हालात आप कह रहे हैं इस वक़्त जो हो रहे हैं, तो क्या वो कंट्रोल कर लेती? देखिए, इस वक़्त अगर पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है और उसकी जगह बाजवा साहब भी होते या नवाज़ शरीफ भी होते और डॉलर हमारा इसी हिसाब से बढ़ता चला जाता, तो गैस की प्राइसेस को कोई भी नहीं रोक सकता। ये एक इंटरनेशनल वो है, हाँ, आप सब्सिडी दे दें। सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर महँगाई उस वक़्त ख़त्म होगी जब जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि टैक्स नहीं देती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जिनका पता ही नहीं कि वो क्या बनाती हैं, क्या करती हैं। टैक्स उनके ऊपर नहीं लगेगा, जब गाड़ियों पे टैक्स नहीं लगेगा, आप जो है 1 करोड़ की गाड़ी चला रहे हैं और साल पे उसका कितना टैक्स देते हैं? तो यहाँ पर अगर आप 1 करोड़ की गाड़ी चला रहे हों, तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो 5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। कराची के सराफा बाजार में सब काम कैश से होता है, कोई काम बैंक के थ्रू नहीं होता, वहाँ कौन टैक्स क्या लागू होगा? उसकी वजह ये है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम इतना गंदा हो चुका है कि हर जगह वो पैसे उन्होंने मांगने होते हैं कि जी ये पैसे आए कहाँ से, ये पैसे गए कहाँ से, ये इस पे इतना टैक्स लगेगा, आप अगर जमा करके पैसे निकालें तो इतने % कट जाएगा। मुझे ये बताएं, आप अगर 1 लाख रुपए जमा करें अपने अकाउंट में और वापस आप चाहें कि नहीं मुझे पूरे 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्या वो पूरे 1 लाख रुपए देगा आपको बैंक? नहीं, वो भी नहीं देगा। और आज कुछ ही अरसे पहले मैंने कोई 80,000 जमा कराया, तो वो कहते हैं इस पे पर्पस लिखिए कि ये क्या पर्पस है। मैंने कहा ये मेरे पैसे मेरी मर्जी मतलब में, ये वो 1 लाख 2 लाख रुपए जो कि कोई मायने नहीं रखते पाकिस्तान में आज, उसके लिए आप इतनी परेशानी लगाई हुई है। तो ये आप ही की है, लेकिन अगर आप खैर छोड़ें, पाकिस्तान के अंदर एक रियासत के अंदर रियासत चल रही है, तो जब तक ये चलती रहेगी तो ऐसे ही होता रहेगा। आसिम साहब, प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो रहा है। आप अपने सुनने वालों को क्या मैसेज देंगे? देखने वाले जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही दूँगा कि जनाब वर्ल्ड कप कंटिन्यू है, खुशियाँ मनाएँ, देखें, लेकिन एक-दूसरे को गाली देना, तज़लील करना बंद करें, क्योंकि अगर कोई और देता है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसी गंदे अल्फ़ाज़ों के साथ, उन्हीं गालियों के साथ जो है अपनी ज़बान भी ख़राब करें। स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम इसीलिए कहते हैं कि यस आप खुशियाँ मनाएँ या दूसरे को, ठीक है आप क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन गंदे अल्फाजों के साथ जब आप करते हैं तो फिर आपकी शनाख्त पर क्वेश्चन मार्क उठ जाता है, फिर पाकिस्तान की भी बदनामी होती है। और आज देखें इंडिया जो है मजबूर हो गया कि कोई चॉइस उसके पास नहीं हुई थी, वो पूरे इंडिया के चैनल्स पे सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ की गई। और तो ये मतलब वो वक़्त दिखाया अल्लाह ताला ने कि देखो ऐसा भी होता है। तो आने वाले वक़्त के लिए दुआ कीजिए और आने वाले वक़्त के लिए पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। मुझे तो नहीं लगता कि अब दुआ का वक़्त ख़त्म हो चुका है, अब दवा करनी चाहिए, लेकिन चलिए देखें क्या होता है। आसिम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हो हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज़ को देख सकें, एन्जॉय कर सकें। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शाला खान को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। थैंक यू। बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर, शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें, बात होगी
दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी, वॉशिंगटन। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America. Capital TV Washington.